हेलो एवरीवन। तो हमारी आज मोशन इन मंडी की पहली क्लास है और देखो हम आगे कैसे बढ़ने वाले हैं इसमें। तो पहले क्या करेंगे, जो हमारा कोर फोकस होने वाला है यहाँ पे वो होगा कि पहले कंसेप्ट बिल्ड करना है। कंसेप्ट बिल्ड करेंगे और फिर देखेंगे कि किसी क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, ठीक है। पर प्राइमरी फोकस इसी पे रहने वाला है, कंसेप्ट बिल्ड करने पे, ठीक है, क्योंकि यही दिक्कत आती है मेन आगे जाके फिर। और ऐसे करते करते पूरा बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं अब। तो हमारा चैप्टर है पहला, मोशन इन मंडी। अब इसमें देखो कुछ टर्म्स आते हैं, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। तो एक है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स तो ये क्या है? मैकेनिक्स फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम मोशन को स्टडी करते हैं, ठीक है। तो स्टडी ऑफ मोशन। अच्छा, यहाँ नोट्स भी ऐसे शॉर्ट रखूँगा मैं, ठीक है, क्योंकि बहुत लिखेंगे तो बहुत टाइम जाएगा फिर, और ऐसे डिटेल एक्सप्लेनेशन तो बुक वगैरह मिल ही जाएगा। यहाँ मेन फोकस है समझना है, ठीक है। चलो, तो मैकेनिक्स हो गया, स्टडी ऑफ मोशन। फिर अब मैकेनिक्स में भी दो पार्ट है। कौन कौन सा? तो एक है काइनेमेटिक्स और दूसरा डायनेमिक्स। तो काइनेमेटिक्स में क्या होता है, हम जैसे वेलोसिटी हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, एक्सेलरेशन है, तो ये सारा कुछ काइनेमेटिक्स में हम लोग डिस्कस करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। और इसके पीछे का जो कॉज होता है कि किसकी वजह से बॉडी में एक्सेलरेशन आया, किसकी वजह से बॉडी में वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, तो वो सारा कुछ डायनेमिक्स में डिस्कस होता है। जैसे फोर्स हो गया, टॉर्क हो गया, ये सब डायनेमिक्स में होगा, ठीक है। तो यहाँ लिख लेना, काइनेमेटिक्स में हम लोग डिस्कस करते हैं इफेक्ट को, और वहीं डायनेमिक्स में डिस्कस करते हैं कॉज को, ठीक। तो अभी जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ना, वो काइनेमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर है, मोशन इन मंडी। तो अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं, और स्टार्टिंग में ही अपने पास दो टर्म्स आएंगे। कौन कौन से? तो मोशन एंड रेस्ट। अब ये क्या है? तो मोशन या फिर रेस्ट को फिजिक्स में ऐसे डिफाइन किया गया है। अच्छा, एक क्वेश्चन लेके समझते हैं। तो जब भी मोशन एंड रेस्ट की बात आती है ना, तो एक क्वेश्चन आना चाहिए हमेशा कि विद रेस्पेक्ट टू whom, किसके रेस्पेक्ट में। तो जैसे मान लो अभी मैं बता रहा हूँ कि एक कार है, वो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है। तो ये कौन बता रहा हूँ? मैं। तो मैं देखा कार को और बताया, तो मैं ऑब्जर्व किया। तो इसका मतलब जब भी किसी बॉडी के स्टेट के बारे में बताया जाएगा कि वो मोशन में है या रेस्ट में है, तो कोई ना कोई ऑब्जर्व करने वाला तो होगा ही जो बता रहा है। तो इसका मतलब वो होगा ऑब्जर्वर। तो किसके रेस्पेक्ट में बात करना है हमेशा? तो ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में। मोशन और रेस्ट की जब भी बात आती है तो ऑब्जर्वर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलो एग्जांपल लेके समझते हैं। तो अगर मैं तुमसे मान लो एक क्वेश्चन करता हूँ कि आर यू एट रेस्ट, आर यू एट रेस्ट, तो क्या आंसर होगा इसका? तो अभी जैसे बैठ के पढ़ रहे हो तो क्या लग रहा है, रेस्ट में हो कि मोशन में? तो पहला आंसर तो यही आएगा कि रेस्ट में है। पर अगर मैं कह रहा हूँ कि तुम बैठ के भले ही पढ़ रहे हो फिर भी तुम मोशन में हो, तो क्या है, ये सही है? देखो, तो मान लो ये अपनी अर्थ है, ठीक है, ये हो गई अर्थ। अब इस पे कहीं तुम्हारा घर होगा, ये हो गया घर। अब इसके अंदर हो तुम यहाँ पे, ठीक। तो अगर मान लो यहाँ पे कोई लड़का है बाहर स्पेस में, और मुझे पता है कि अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है, घूमती है, और इसके साथ साथ वो सन के अराउंड भी रिवॉल्व करती है, ठीक है। इसका मतलब अर्थ तो मूव कर रही है, और चूंकि अर्थ के ऊपर ही मेरा घर है और मैं वहाँ हूँ घर के अंदर, तो क्या मैं अर्थ के साथ साथ घूम नहीं रहा हूँ? बिल्कुल घूम रहा हूँ। तो ये जो बाहर वाला लड़का है, ये देखेगा तो इसको क्या दिखेगा कि तुम रेस्ट में हो कि मोशन में? तो इसको तो दिख रहा है कि तुम अर्थ के साथ साथ तुम भी घूम रहे हो, तो ये क्या बोलेगा कि तुम मोशन में हो। और तुम अपने आसपास देखे थे, जैसे घर की दीवार हो गई, बेड हो गया, सब कुछ रेस्ट में दिख रहा था, तो तुमको क्या दिख रहा था कि तुम भी रेस्ट में हो, रुके हुए। तो यहाँ क्या हो रहा है कि तुम अपने लिए, खुद के लिए रेस्ट पे थे, और तुमको कोई बाहर स्पेस से देख रहा था, तो उसको दिख रहा था कि तुम मोशन में हो। तो यहाँ फ़र्क क्या पड़ा? फ़र्क आया ऑब्जर्वर का,
कि एक बार तुम खुद को देख रहे थे और एक बार जो लड़का बाहर स्पेस में है वो देख रहा है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो ये एक रोड है और रोड के साइड में एक पेड़ है और पेड़ के बगल में यहाँ एक लड़का है, ठीक है। और एक लड़का ऐसे कार से आ रहा है, ये कार है, इस कार से एक लड़का आ रहा है, ये लड़का ये चलाते हुए आ रहा है इसको, ठीक है। कार ऐसे आगे जा रही है, ठीक है। तो अब चलो इसका नाम रख देते हैं, पहले इनका कुछ नाम ही रख देते हैं। इसका रख देते हैं आदि और इसका रख देते हैं मानव। आदि और मानव, धमाल मूवी, ठीक है। चलो अब मैं पूछ रहा हूँ आदि से कि उसको जो पेड़ है उसके सामने वो कैसा दिख रहा है, रेस्ट पे की मोशन में। तो क्या बोलेगा आदि कि द ट्री इज एट रेस्ट। तो उसको तो रेस्ट पे दिखेगा आदि को। और अगर मैं यही सवाल मानव से करूँ तो वो क्या बोलेगा, तो वो बोलेगा कि द ट्री इज इन मोशन। ऐसा क्यों? ये तो खुद भी देखे होगे तुम कि अगर गाड़ी में बैठ के हम लोग जाते हैं कहीं, तो जो आसपास की चीज़ें हैं, चाहे ट्रेन में बैठो या गाड़ी में बैठो, तो जो बाहर की चीज़ होती है वो पीछे जाते हुए दिखती है। अगर हम आगे जा रहे हैं गाड़ी से तो बाहर वाली चीज़ वो पीछे जाते हुए दिखती है। तो वैसे ही मानव को दिखेगा कि पेड़ पीछे मूव कर रहा है, तो उसके लिए पेड़ मोशन में हो गया। और वहीं आदि के लिए पेड़ कैसा था, रेस्ट पे। तो पेड़ तो वही है, पेड़ थोड़ी बदल गया, पेड़ वही है, लेकिन बदल क्या रहा है, ऑब्जर्वर। एक बार आदि दिख रहा था तो वो अपने अकॉर्डिंग आंसर दिया और एक बार मानव दिख रहा था तो वो अपने रेस्पेक्ट में आंसर दिया। तो कहने का मतलब यही है कि ये जो मोशन या रेस्ट वाला स्टेटमेंट है या टर्म्स हैं वो टोटली किस पे डिपेंड करते हैं, ऑब्जर्वर पे। हो सकता है वही ऑब्जेक्ट किसी एक ऑब्जर्वर के लिए रुका हुआ हो और दूसरे ऑब्जर्वर के लिए चल रहा हो, जैसे यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, वो लिख लेना कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। रिलेटिव टर्म्स का मतलब कि ये किस पे डिपेंड करते हैं, ऑब्जर्वर पे। लिख लेना यहाँ पे ब्रैकेट में, डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर, ठीक है। एक और लाइन लिख लो यहाँ पे कि नथिंग इन द यूनिवर्स इज एट एब्सोल्यूट रेस्ट और इन एब्सोल्यूट मोशन। यानी यूनिवर्स में कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट मोशन या फिर एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं है। जैसे अर्थ को ही कंसिडर करो, तो अर्थ रोटेट भी कर रही है और सन के अराउंड रिवॉल्व भी कर रही है। सन क्या रुका हुआ है? नहीं, अब वो भी ब्लैक होल के अराउंड घूम रहा है। ऐसी ही अपनी गैलेक्सी भी घूम रही होती है। तो कोई भी ऐसी चीज़ एब्सोल्यूट मोशन या एब्सोल्यूट रेस्ट में एग्जिस्ट नहीं करती है। सब कुछ रिलेटिव है, ठीक है, ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है। तो ये था अपना कहानी रेस्ट और मोशन का। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक, तो वो है रेफरेंस फ्रेम। अब रेफरेंस फ्रेम क्या है, तो जो ऑब्जर्वर होता है ना, उसका सराउंडिंग, उसके आसपास का एरिया, तो वो कहलाता है रेफरेंस फ्रेम। ऑब्जर्वर कहाँ है अपना। जैसे ये वाला एग्जांपल लेते हैं, इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो इस एग्जांपल में अपने पास कितने ऑब्जर्वर थे, 2। तो एक था आदि और दूसरा था मानव। तो अगर मैं पूछूं कि आदि का रेफरेंस फ्रेम बताओ, आदि का रेफरेंस फ्रेम, तो आदि कहाँ पे है, रोड साइड पे, मतलब ग्राउंड पे खड़ा है। तो इसका रेफरेंस फ्रेम क्या है, तो हम कहेंगे ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है ये। तो ग्राउंड फ्रेम, बस ग्राउंड फ्रेम लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है। और इसी तरह अगर मैं मानव का रेफरेंस फ्रेम पूछूँ तो मानव का रेफरेंस फ्रेम क्या है, वो कहाँ है, तो कार के अंदर। इसका रेफरेंस फ्रेम बन जाएगा कार फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो कार फ्रेम लिख देते हैं, ठीक है। तो रेफरेंस फ्रेम होता है कि ऑब्जर्वर कहाँ है अपना, ठीक है। इसके बाद आता है रेफरेंस पॉइंट। तो ये सब जल्दी जल्दी कर ले रहे हैं क्योंकि मेन फोकस तो अपना क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करने पे है ना।
ये सब समझने वाली चीज़ है, तो समझ लेना फटाफट। देखो रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, जैसे मान लो कहीं ऐसे घूमने वगैरह जा रहे हैं, तो कई बार देखे होंगे कि रोड के किनारे ऐसे एक पत्थर लगा होता है, और उस पत्थर पे क्या लिखा होता है, किसी जगह का नाम और उसके साथ डिस्टेंस किलोमीटर में। तो मान लो ये रोड है और इसके किनारे एक पत्थर है, इतना बड़ा नहीं होता है, मैं दिखाने के लिए बना रहा हूँ। और इस पत्थर पे मान लो एक जगह लिखा है गोरखपुर लिखा हुआ है, और लिखा है 20 किलोमीटर्स। इसका क्या मतलब है कि ये जो पत्थर जहाँ लगा हुआ है एग्जैक्टली यहाँ से गोरखपुर कितना दूर है, तो 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर। तो हम मेजर कहाँ से कर रहे हैं, एग्जैक्टली जहाँ पत्थर लगा हुआ है, तो यहाँ से गोरखपुर है 20 किलोमीटर। तो ये वाला पॉइंट है ना जहाँ पत्थर लगा हुआ है, वो बन जाएगा मेरा रेफरेंस पॉइंट। क्यों? क्योंकि यहाँ से मेजर किया गया है, यहाँ से गोरखपुर तक 20 किलोमीटर। ठीक है, तो रेफरेंस पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ से मेजरमेंट लिया जाता है। या फिर ऐसे समझ लो कि मान लो ऐसे घर के बाहर खड़े हो और कोई आया तुमसे पूछ रहा है कि भैया इस वाली दुकान पे जाना है, कैसे कैसे जाना होगा, क्या रास्ता है। तो तुम उसको बता रहे हो कि यहाँ से 100 मीटर सीधे चले जाओ और फिर 20 मीटर राइट चले जाना, मिल जाएगा। तो कैसे बताए, तो तुम जहाँ खड़े थे वहाँ से मेजरमेंट बताया ना उसको कि यहाँ से 100 मीटर आगे फिर 20 मीटर राइट, तो तुम जहाँ खड़े हो वो बन गया रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, तो ये होता है रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, ये दोनों हो गया। अब नेक्स्ट है पोजीशन। पोजीशन, ठीक है, तो पोजीशन का क्या मतलब है, तो देखो हाँ, तो इसमें मार्क कर लेता हूँ मैं पॉइंट्स 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3, और क्लियरली लिख लेते हैं अच्छे से। यहाँ -1, -2, -3। देखो अब ये हो गया नंबर लाइन। नंबर लाइन जैसे दिख रहा है ना, तो एक स्ट्रेट लाइन बना लिए और उस पर नंबर लाइन बना ली। अब एक लड़का यहाँ पे खड़ा है, मान लेते हैं ए, और एक यहाँ खड़ा है बी। ठीक है, अब इनका पोजीशन बताना है कि ये कहाँ खड़े हैं, वो बताना है। अब मैं क्या बोला था कि जब भी मेजरमेंट करना होता है तो क्या चाहिए होता है, रेफरेंस पॉइंट, कि कहाँ से मेजर कर रहे हैं। तो जैसे नंबर लाइन वाली सिचुएशन आती है या फिर एक्स वाई कोऑर्डिनेट आएगा, तो वहाँ पे हम लोग ओरिजिन को क्या मान लेते हैं, रेफरेंस पॉइंट। किसको मान लिया जाता है, तो इन जनरल ओरिजिन को रेफरेंस पॉइंट मान लिया जाता है, रेफरेंस पॉइंट। तो ये पॉइंट बन गया मेरा रेफरेंस पॉइंट। ठीक, अब यहीं से मेजर करूँगा मैं। तो मुझसे पूछा क्या, पोजीशन ऑफ ए बताना है, पोजीशन ऑफ ए। तो ए कहाँ पे है, ए है x = +3 मीटर, अगर ये मीटर में है सारा कुछ। और पोजीशन ऑफ बी पूछे तो पोजीशन ऑफ बी ये है x = -2 मीटर। अच्छा अब देखो, पोजीशन बताने का क्या मतलब था, मैं रेफरेंस पॉइंट लिया हूँ इसको, ये है मेरा रेफरेंस पॉइंट 0, और मुझसे पूछ रहा है पोजीशन ऑफ ए, इसकी पोजीशन। तो मैं यहीं से मेजर करूँगा। तो ए कितना दूर है यहाँ से, तो 1, 2, 3 मीटर, इसीलिए मैं कितना लिखा, 3 मीटर। ठीक, और ये प्लस साइन क्यों आया, ये प्लस साइन क्यों आया, तो ये प्लस साइन बता रहा है कि जो ए है वो ओरिजिन से या फिर रेफरेंस पॉइंट से किस साइड है, तो राइट साइड है। उसी तरह बी की पोजीशन, तो बी कितना दूर था रेफरेंस पॉइंट से, तो 1, 2 मीटर था। माइनस साइन क्यों आया, तो माइनस साइन बता रहा है कि जो बी का पोजीशन है वो रेफरेंस पॉइंट से लेफ्ट की तरफ है, लेफ्ट साइड है। तो यहाँ जो प्लस माइनस साइन है ये केवल किस लिए है, तो डायरेक्शन बताने के लिए। ठीक, तो आगे भी जब भी वेक्टर वगैरह में भी प्लस माइनस साइन आएगा भी, तो वो सब किस लिए होता है, केवल और केवल डायरेक्शन बताने के लिए, और कोई काम नहीं उसका। ठीक है, चलो, तो ये हो गया पोजीशन, कैसे मार्क करते हैं, कैसे बताते हैं। ठीक है, और इसमें आई कैप, जे कैप, के कैप का ये सब का टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं अभी ना, तो वो सब को इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे यहाँ पे। वो आएगा 2D और 3D जब स्टार्ट करेंगे, तो उससे पहले वेक्टर भी पढ़ लिया जाएगा। ठीक है, चलो पोजीशन हो गया। अब नेक्स्ट आ रहा है हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो पहले डिस्टेंस डिस्कस करते हैं। डिस्टेंस, तो क्या है डिस्टेंस, चलो पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो द एक्चुअल लेंथ
या फिर इसको ऐसे लिखो, द टोटल लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। ठीक है, इनिशियल पोजीशन से लेके फाइनल पोजीशन तक की लेंथ। अब देखो इनिशियल पोजीशन क्या होता है कि जहां से स्टार्ट करते हैं वो कहलाता है इनिशियल पोजीशन। तो मान लो एक ऑब्जेक्ट यहां से चल के इधर आ गया, ठीक, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, तो यहां से स्टार्ट किया और यहां आके रुक गया। ठीक है, तो एरो हटा देते हैं। तो ये क्या बन गया, ए से चलना शुरू किया और कहाँ पे रुक गया, बी पे। तो ए बन गया उसका इनिशियल पोजीशन और बी क्या बन गया, फाइनल पोजीशन। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, टोटल लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ। तो जिस रास्ते से चल के गया है, एक्चुअल वाला रास्ता जिससे वो चल के जा रहा है, तो उसकी लेंथ हम लोग निकाल लें अगर, तो वही क्या दे देगा हमें, डिस्टेंस। तो जब भी डिस्टेंस चाहिए होता है ना, तो जिस पाथ पे चल के जा रहा है उस पाथ की लेंथ निकाल लो, वो दे देगा डिस्टेंस। ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट है कि डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी है वो। तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, तो स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसके पास केवल क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं होता है। जैसे कि डिस्टेंस हो गया, अभी आगे स्पीड भी आएगा, तो ये सब कैसा है, स्केलर क्वांटिटी। टाइम है, ये स्केलर है, ठीक है, मास हो गया स्केलर, तो ये सब स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, इसकी एसआई यूनिट किस में मेजर किया जाता है डिस्टेंस को, तो इट्स एसआई यूनिट इज मीटर में। ठीक, थर्ड पॉइंट, क्या डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो सकता है, तो अभी मैं बताया कि जो प्लस माइनस साइन यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है वो किसके लिए होता है, तो डायरेक्शन के लिए होता है। और स्केलर क्वांटिटी के पास डायरेक्शन तो होता नहीं है, तो डिस्टेंस भी स्केलर है, डायरेक्शन होगा नहीं। और अगर डायरेक्शन नहीं है तो फिर नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, तो डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है, ये जीरो हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है। तो इट कैन नेवर बी नेगेटिव। ठीक है, और क्यों नहीं होगा ये भी समझ में आ गया, क्योंकि स्केलर है तो डायरेक्शन नहीं है, और डायरेक्शन नहीं है तो नेगेटिव साइन का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये कहानी हो गई डिस्टेंस की। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट पे। अब देखो, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है ना, कि अगर मुझे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना है और मुझे मिनिमम दूरी कवर करनी है, मिनिमम डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो वो जो डिस्टेंस मैं कवर करूँगा मिनिमम वाली, वही क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो लिख लेते हैं पहले इसको, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, ये कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो वही वाला केस लेते हैं जो पहले देखे थे कि यहाँ से चल के यहाँ आ रहा है, तो ए से गया बी तक, तो ये तो उसका एक्चुअल पाथ था जिससे चल के गया था वो। अब मुझे मिनिमम दूरी कवर करके ए से बी तक जाना है, तो कैसे जाऊँगा मैं, खुद सोचो कैसे जा सकते हैं। तो सिंपल दिख रहा है कि अगर मैं ए से बी तक सीधी एक लाइन में चला जाऊँ डायरेक्ट, तो ए से लेके बी तक सीधा एक लाइन में, तो मुझे क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो मैं ए से बी तक चला गया एक स्ट्रेट लाइन से, क्योंकि मुझे मिनिमम डिस्टेंस में जाना था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में। ठीक है, और यही डिस्टेंस क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट। तो मैं इस लाइन की अगर लेंथ निकाल लूँ ना, इस लाइन की लेंथ, वही क्या दे देगा, डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर की वेक्टर, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, ऐसी क्वांटिटीज़ जिनके पास दोनों होता है, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, और प्लस वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो भी करती हैं। अब ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन अभी ज़्यादा मत सोचो, ये आगे आएगा तब पढ़ लिया जाएगा, जब वेक्टर पढ़ेंगे तब पढ़ लिया जाएगा। अभी बस इतना याद रखो कि वेक्टर क्वांटिटीज़ के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है,
जबकि स्केलर के पास केवल मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा। अच्छा, अगर इसके पास डायरेक्शन होता है तो वो भी तो बताना पड़ेगा कि डायरेक्शन किधर से किधर होता है डिस्प्लेसमेंट में। तो जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है ना, तो इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल से फाइनल पोजीशन की तरफ इसका डायरेक्शन होता है। जैसे यहाँ बनाया हूँ मैं, ए से बी की तरफ, ये एरो दिख रहा है ना, तो ए से बी की तरफ ऐसे ही बनाते हैं। तो ये क्या दिखा रहा है, ए से बी की तरफ। ठीक है, वही होता है डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। इसकी एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट जो डिस्टेंस का एसआई यूनिट है वही इसका भी होगा, क्योंकि इसमें भी लेंथ ही मेजर कर रहे हैं और कुछ मेजर कर नहीं रहे। अच्छा, ये नेगेटिव हो सकता है कि नहीं, तो बिल्कुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। तो इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो, तीनों हो सकता है। ठीक है, इसको और कर लेना है, तो पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। ठीक है, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, चलो कंपेयर करते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कौन बड़ा है कौन छोटा है। सोचो कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अगर मैं पूछूं कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, तो क्या बोलोगे? तो ये तो क्लियर है, यहीं से डेफिनेशन लिखे थे डिस्प्लेसमेंट का। क्या लिखे थे कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसी को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो जो सबसे छोटी दूरी होती है, सबसे छोटी डिस्टेंस, उसको डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। इसका मतलब इससे छोटा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से हमेशा छोटा होता है। तो एक तो ये पता चल गया कि डिस्टेंस बड़ा होगा हमेशा किससे, डिस्प्लेसमेंट से। अच्छा, अगर मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकते हैं कि नहीं, बड़ा हो गया तो दिख रहा है कि डिस्टेंस बड़ा है डिस्प्लेसमेंट से, क्या बराबर हो सकता है? देखो, तो मान लो ये लाइन है, स्ट्रेट लाइन। अब इस पे एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक, ए पे, और ये चल के यहाँ आ गया बी पे। अब मैं यहाँ पूछ रहा हूँ तुमसे, बताओ कि इसका डिस्टेंस कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितना है। मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर चला है, तो इसका डिस्टेंस बताओ और डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो डिस्टेंस क्या होता है कि जिस रास्ते से चल के गया है उसकी लंबाई, तो इसी रास्ते से जा रहा है, तो इसकी लेंथ कितनी है, 3 मीटर गिवन है। तो डिस्टेंस कितना हो गया, ये हो गया 3 मीटर। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कितना है? तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करते हैं, इनिशियल पोजीशन को फाइनल पोजीशन से स्ट्रेट लाइन से जोड़ देते हैं और इसी लाइन की लेंथ निकाल लेते हैं, वही मिल जाता है डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ देखो, यहाँ तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों बराबर ही आ रहा है। डिस्टेंस भी 3 मीटर है, डिस्प्लेसमेंट भी 3 मीटर है, और डिस्टेंस भी 3 मीटर है। तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना है, ये भी 3 मीटर। तो यहाँ पे ऐसा हुआ क्या कि अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है और एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, एक ही डायरेक्शन में, क्या क्या बोला हूँ मैं कि कोई पार्टिकल अगर स्ट्रेट लाइन पे चले और एक ही डायरेक्शन में जा रहा हो, तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे चल रहा हो और एक ही डायरेक्शन में जा रहा हो, टर्न नहीं होना चाहिए, एक ही डायरेक्शन में जा रहा हो, तो उसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे। तो यहाँ से पता चल गया कि या तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा या फिर बराबर होगा, दोनों हो सकता है, या तो बड़ा या बराबर। और इसको मॉड के अंदर रख देते हैं। मॉड क्यों लगाएं? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, इसका मतलब ये नेगेटिव भी हो सकता है ना, तो हमें केवल मैग्नीट्यूड कंपेयर करना है, तो इसलिए मॉड लगा दी। ठीक, चलो, तो ये याद रखना। ये हो गया अपना। अब नेक्स्ट क्या डिस्कस करना है, तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, थियरी पार्ट तो हो गया लगभग, क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन अपना ये है कि एक लाइन है और इस पे पॉइंट मार्क किया हुआ है, यहाँ 0 1 2 -1 -2। एक पार्टिकल है, वो पहले यहाँ पे है ए पे और फिर यहाँ आ जाता है बी पे। ठीक है, और पूछ रहा है कि इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है।
तो अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए टू बी, कैलकुलेट इट्स डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कवर्ड। तो ये दोनों बताना है, ठीक है। कैसे करें, चलो एक क्वेश्चन मैं करके बता रहा हूँ, फिर अब इसके बाद का तुमको करना है। देखो, तो पहले क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट। अच्छा लिख लेते हैं पहले कि अपने पास इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पता होना चाहिए। तो इनिशियल पोजीशन पार्टिकल का कहाँ पे है, तो वो ए पे है, और ए क्या है, एक्स इक्वल टू कितना, -1। ये सारा कुछ मीटर में है, ठीक। अच्छा फाइनल पोजीशन इसकी, फाइनल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, तो कहाँ जाकर रुक रहा है वो, बी पे, और बी कितना है, एक्स इक्वल टू 2, ठीक। तो मुझे इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पता चल गया। अब चाहिए मुझे डिस्प्लेसमेंट। तो जब भी मुझे पोजीशन पता होगा ना, ऐसे कि उसका इनिशियल पोजीशन पता है, कोऑर्डिनेट पता है, और फाइनल पोजीशन का कोऑर्डिनेट पता है, और मुझसे डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, बस इतना करना है। तो फाइनल पोजीशन कितनी है, कहाँ पे है, तो x इक्वल टू 2 पे, तो फाइनल हो गया 2 माइनस इनिशियल पोजीशन -1, तो -1। ये कितना आ जाएगा, 2 + 1 यानी 3 मीटर, और कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। तो डिस्प्लेसमेंट अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इसका क्या मतलब था, किधर शिफ्ट होगा पार्टिकल, राइट की लेफ्ट, तो राइट, ये बताया था मैं। तो पार्टिकल शिफ्ट हो रहा होगा राइट, देख लेते हैं। पहले कहाँ पे था, ए पे, कहाँ चला गया, बी पे, किधर शिफ्ट हुआ, राइट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट का साइन हमें बता देता है कि पार्टिकल शिफ्ट किधर हो रहा है, ठीक। अब नेक्स्ट क्या चाहिए, तो डिस्टेंस आसान होता है। डिस्टेंस में क्या करना है, जिस रास्ते से चल के गया है टोटल उसकी लेंथ निकाल लो। तो देख लेते हैं कैसे जा रहा है। तो वो ए से बी तक गया है इस रास्ते से, देख लो कितना चला है। तो ए से 1 मीटर, 2 मीटर और 3 मीटर, 1 2 3, तो टोटल कितना चला, 3 मीटर। तो डिस्टेंस हो गया 3 मीटर। अच्छा यहाँ प्लस माइनस मत करना, क्योंकि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, इसमें प्लस माइनस नहीं होता है, ठीक है। चलो, तो ऐसा ही एक सिमिलर अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ वो देख लो। तो इसमें अपने पास 3 पोजीशन गिवन है। पहला है x इक्वल टू -1 और मीटर कर लेते हैं, और दूसरा है b जो कि x इक्वल टू कितना है, मान लेते हैं 2 मीटर, और एक है c जो है x इक्वल टू ये है 3 मीटर, या फिर इसको एक सेकेंड -2 कर लेते हैं, -2 मीटर। तो द पार्टिकल स्टेटमेंट है, द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए टू बी टू सी। तो ए से बी जा रहा है, बी से सी जा रहा है। तो मुझे बताना है, कैलकुलेट, फिर से वही दोनों कैलकुलेट करना है। फर्स्ट पार्ट में डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट ए से सी तक, और सेकंड पार्ट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, डिस्टेंस, ये दोनों कैलकुलेट करना है। चलो, तो वीडियो पॉज करके ट्राई करो, फिर बताता हूँ। ठीक है, देखो, तो मुझे पोजीशन दिया हुआ है ना, तो एक काम करते हैं, या तो डायरेक्ट कर सकते हैं, या फिर एक बार मैं बना के दिखा देता हूँ, उससे थोड़ा फील आ जाएगा। तो एक लाइन बनाते हैं फिर से, ठीक है। इस पे पॉइंट्स मार्क करते हैं, 0 1 2 3 -1 -2 और -3, ठीक। सब कुछ किस में है, मीटर में। पोजीशन देख लेते हैं, ए कहाँ पे है, x इक्वल टू -1, ये है ए। बी कहाँ पे है, तो x इक्वल टू 2, और सी कहाँ पे है, तो x इक्वल टू -2, ये हो गया सी। पार्टिकल चल कैसे रहा है, कहाँ से स्टार्ट किया, तो ए से शुरू किया, तो यहाँ से शुरू किया वो, ए से कहाँ गया, बी,
तो ए से गया बी, फिर यहाँ से टर्न होके कहाँ आ गया, ए से गया बी, यहाँ से टर्न होके आ गया सी पे, यहाँ पे। ठीक है, तो मुझे चाहिए डिस्प्लेसमेंट। तो वापस से क्या देखना है मुझे, डिस्प्लेसमेंट के लिए इनिशियल पोजीशन चाहिए और फाइनल पोजीशन चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वापस से क्या, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है, फाइनल पोजीशन को ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स एफ माइनस एक्स आई। ठीक, अच्छा फाइनल पोजीशन कहाँ पे है, कहाँ जाकर रुक रहा है वो फाइनली, फिर सी पे। तो सी कितना है, एक्स इक्वल टू -2, तो फाइनल पोजीशन हो गया -2 माइनस इनिशियल पोजीशन कहाँ पे था, ए पे। ए कितना है -1, तो ये हो गया -1। कितना आ गया ये, -2 + 1 यानी -1 मीटर, -1 मीटर। अब -1 मीटर का मतलब क्या है, तो इसका मतलब 1 मीटर तो शिफ्ट हुआ है वो फाइनली, और माइनस क्या बता रहा है कि किधर शिफ्ट हुआ, राइट के लेफ्ट, तो लेफ्ट। अब देख लो यहाँ दिखेगा अभी, तो ए पे था पहले और फाइनल कहाँ चला गया, सी, शिफ्ट किधर हुआ, लेफ्ट। ठीक, इसमें एरो मार्क कर देते हैं। चलो अब चाहिए डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट का तो हो गया, अब चाहिए डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या है, अब जिस रास्ते से चल के गया है उसकी टोटल लेंथ निकाल लो। तो पहले ए से बी गया तो कितना चला होगा ए से बी तक, तो 1 2 और 3 मीटर तो यहाँ चला है। फिर बी से सी जा रहा है तो यहाँ कितना चला, तो बी से सी तक कितना, 1 2 3 4, तो 4 मीटर ये चला और 3 मीटर पहले चला था। तो डिस्टेंस कितना हो गया, तो 3 मीटर + 4 मीटर यानी 7 मीटर। ठीक, तो ऐसे करना है। तो अब आई होप क्लियर हो गया होगा कि अगर पोजीशन पता हो तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं। अब देखते हैं कि अगर क्वेश्चन डायग्राम बेस्ड आता है तो कैसे करना होता है। जैसे तो मेरे पास यहाँ पे ऐसे कुछ गिवन है। ठीक है, तो ये बता रखा है कि ये डिस्टेंस है 3 मीटर और ये है 4 मीटर। ठीक, ये पॉइंट है ए जहाँ से शुरू किया चलना और ये पॉइंट है बी जहाँ पे आ गया फाइनली। तो द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए टू बी, कैलकुलेट अगेन वही डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों बताना है। तो खुद ट्राई किया करो, एक बार वीडियो पॉज किया करो, खुद ट्राई किया करो, फिर मैं बताऊंगा। करो, ट्राई करो। देखो अब ये क्या है, यहाँ पोजीशन वगैरह तो कुछ दिया नहीं है। ठीक है, तो ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। अब इसमें क्या करते हैं, मैं जब डिस्प्लेसमेंट बता रहा था तो बताया था कि मुझे अगर डिस्प्लेसमेंट चाहिए होता है तो मैं इनिशियल पोजीशन को फाइनल पोजीशन से मिला देता हूँ स्ट्रेट लाइन की हेल्प से। ठीक, वही काम यहाँ करेंगे। अब तो क्या करेंगे, इनिशियल पोजीशन को फाइनल पोजीशन से मिलाएंगे। इनिशियल कौन सा है ए, फाइनल कौन सा है बी। तो यहाँ से मैं स्ट्रेट लाइन खींचूंगा और बी से मिला दूंगा। ठीक है, तो ये बन गया डिस्प्लेसमेंट, और यही जो लेंथ है, इस लाइन की जो लेंथ है, यही क्या दे देगा, डिस्प्लेसमेंट। अब निकाले कैसे इसको, तो ये कितना बन रहा है यहाँ 90 डिग्री। अब ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल है ये। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस कैसे निकालते हैं, √ऑफ बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बस अब हो गया। डिस्प्लेसमेंट चाहिए मुझे, और डिस्प्लेसमेंट ही क्या है, हाइपोटेनियस। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा √ऑफ 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, √9 + 16 यानी √25 यानी 5 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट आ गया इसका 5 मीटर। अच्छा डिस्टेंस पूछो तो किस रास्ते से आया था वो, तो पहले इधर गया 3 मीटर और फिर इधर आया 4 मीटर। यही रास्ते का पूरा लेंथ निकाल लो। तो 3 मीटर + 4 मीटर कितना हो जाएगा,
7 मीटर। तो 3 मीटर प्लस 4 मीटर यानी 7 मीटर। ये क्या हो गया? तो ये हो गया डिस्टेंस। ठीक है, तो जब भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आए ना, तो कुछ नहीं करना है डिस्प्लेसमेंट के लिए। इनिशियल पोजीशन को फाइनल पोजीशन से स्ट्रेट लाइन से मिला दो और फिर देखो कि उस स्ट्रेट लाइन की लेंथ कैसे निकाल सकते हैं, कौन सा फिर अप्रोच सोचना पड़ेगा, बस कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा। ठीक है, करना यही है, इनिशियल को फाइनल से स्ट्रेट लाइन से मिला देना है। चलो एक और करते हैं। तो अब अपने पास एक सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल है। ठीक है, इसका रेडियस गिवन है, रेडियस ये गिवन है। ठीक है, ये कह रहे हैं रेडियस, तो r इक्वल टू गिवन है मान लो 7 सेंटीमीटर। ठीक, बोला क्या है, ये इसका सेंटर है ओ, तो बोला है कि इसको मान लेते हैं a और ये है b। ठीक है, बोल रहा है अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम a to b on a semicircular track। और कैलकुलेट हमें वही दोनों करना है, कैलकुलेट पहला पार्ट में डिस्प्लेसमेंट और सेकंड पार्ट में इसकी डिस्टेंस, दोनों बताना है। चलो फिर पॉज करो, ट्राई करो। अप्रोच वही रहेगा जो बताया था मैं, स्ट्रेट लाइन से जोड़ना है डिस्प्लेसमेंट के लिए इनिशियल को और फाइनल को, फिर सोचो कैसे उसकी लेंथ निकालेंगे। देखो, तो एक सेकंड में इसको कॉपी कर लूँ पहले। देखो, तो मुझे क्या चाहिए, पहले डिस्प्लेसमेंट। तो मुझे पता है क्या करना है डिस्प्लेसमेंट के लिए, इनिशियल पोजीशन को फाइनल पोजीशन से स्ट्रेट लाइन से मिला देना है। तो ये है इनिशियल पोजीशन, ये रहा फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल से लेके फाइनल तक मिला दिया मैं स्ट्रेट लाइन की हेल्प से, और इसी लाइन की लेंथ चाहिए मुझे, वही क्या बन जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो देखो ये वाली लाइन, इसका लेंथ कैसे बताएंगे, तो ये कितना है, ये r है रेडियस और इधर भी r, यानी ये डायमीटर बन रहा है ना, तो r और r 2r। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इक्वल टू 2 इंटू r, क्योंकि r और r 2r, और 2 इंटू कितना हो जाएगा ये 7, r कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, तो ये कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट आ गया अपने पास कितना, 14 सेंटीमीटर। अब चलना है अगले पे जो कि है डिस्टेंस। अब डिस्टेंस कैसे बताएं, तो किस रास्ते से चल के गया वो, तो इधर से गया है, ऐसे गया है ना, ए से लेके बी तक, तो इसकी लंबाई चाहिए, इसकी लेंथ। अब इसकी लेंथ कैसे निकालें, अच्छा ये पूरा सर्कल होता अगर, तो पूरे सर्कल का लेंथ उसको कहते हैं सरकमफेरेंस, और वो कैसे बताते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है 2πr। अब ये पूरा सर्कल तो है नहीं, तो आधा सर्कल है ना, तो पूरे सर्कल का 2πr, तो आधे सर्कल का πr। ठीक है, तो डिस्टेंस हो जाएगा 2πr का आधा, क्योंकि हाफ सर्कल है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये आ गया πr। पाई कितना होता है, तो 22/7, और r कितना गिवन है 7। यहाँ वापस 7 से 7 कट हो गया, कितना आ गया 22 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस अपने पास आ गया 22 सेंटीमीटर। ठीक, दोनों मिल गया, डिस्प्लेसमेंट भी मिल गया और डिस्टेंस भी मिल गया। ठीक है, तो जब भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है तो ये काम करना है। चलो एक और, अच्छा एक जेई का क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो एक क्वेश्चन है जो जेई में आया हुआ है, और वो क्वेश्चन ये है कि एक सर्कल है अपने पास, एक सर्कल है, ठीक है, और इसमें 4 पॉइंट्स गिवन है, ये P है, यहाँ पे Q है, ये R है और ये S है। ठीक है, ये है डायमीटर एक और ये है दूसरा डायमीटर।
डायमीटर के एंड पॉइंट से दोनों। ठीक, कह रहा है एक पार्टिकल P से चलना शुरू करता है, और पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम P goes to Q, then to R, and finally to S and stops. तो पार्टिकल P से चलना शुरू किया, कहाँ गया? Q तक। P से स्टार्ट किया, Q पे गया, Q से R पे गया, R से S पे गया, और फाइनली यहाँ पे रुक गया। तो P से स्टार्ट किया और S पे आके रुक गया। तो मुझे बताना है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रैवल किया पार्टिकल, और यहाँ पे रेडियस गिवन है। रेडियस ये गिवन है कितना? 2 किलोमीटर्स, 2 किलोमीटर। अच्छा, जो जेई का क्वेश्चन था उसमें ये पार्टिकल ने साइक्लिस्ट बोला हुआ था, वही लिख लो, साइक्लिस्ट। ठीक है, इसीलिए 2 किलोमीटर इतना बड़ा रेडियस है उसका। साइक्लिस्ट है ना, साइकिल चला रहा है। ठीक है, तो P से स्टार्ट किया, Q, फिर R, फिर S। तो बताना है डिस्टेंस कितना चला और डिस्प्लेसमेंट कितना चला। तो वो सर्कुलर ट्रैक पे चल रहा है। अब देखो, पॉज करो, सोचो। देखो, तो पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे लिख लेते हैं ना, क्या कैलकुलेट करना है, लिखे ही नहीं। कैलकुलेट, पूरा एक ही स्टेटमेंट में लिख लेते हैं। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों बताना है। उसमें केवल डिस्प्लेसमेंट ही पूछा था जेई वाले में, तो हम लोग दोनों निकाल लेते हैं। ठीक है, तो पहले डिस्टेंस देखते हैं। तो डिस्टेंस क्या होगा कि जिस रास्ते से चल के आ रहा है उसकी लेंथ चाहिए। तो कौन से रास्ते से आ रहा था? तो सर्कुलर ट्रैक पे चल रहा है ना, P से स्टार्ट किया, Q, फिर R, फिर S, तो इस रास्ते से आया है और इसी की लेंथ चाहिए मुझे। तो कैसे निकलेगा? तो डिस्टेंस हो जाएगा, अच्छा पूरे सर्कल की लेंथ कितनी होती है? 2πr। और यहाँ P से लेकर S तक निकालना है, वो कैसे निकलेगा? तो ये क्वार्टर है ना, अच्छा इसको 1/4 है ना, 1/4 को क्वार्टर बोलते हैं। देखो, इसको 4 हिस्से में डिवाइड कर दिए। एक हिस्सा ये वाला P से Q, फिर ये Q से R, फिर R से S, और फिर S से P। तो 4 हिस्सा हो गया, बराबर हिस्सा। पूरे का लेंथ निकालते हैं तो 2πr से आता है। अब मुझे कितने हिस्से का लेंथ चाहिए? तो 1, 2 और 3 का जोड़ के कितना आएगा? तो मुझे कितना पता है, टोटल पता है। तो टोटल होता है 2πr। और अगर मैं इसको पूरे को 4 से डिवाइड कर दूँ, 4 से डिवाइड कर दूँ, तो क्या होगा? तो मुझे 1 का मिल जाएगा। ये टोटल था ना चारों का मिला के, मैं 4 से डिवाइड कर दिया तो 1 का मिल गया। लेकिन मुझे 1 का नहीं चाहिए, मुझे 3 का चाहिए। 1, 2, 3 ये वाला लेंथ। तो इसी को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, समझ में आया? तो 2πr किसका था? पूरे सर्कल का। मैं 4 से डिवाइड किया, 1 क्वाड्रेंट का मिल गया, और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 क्वाड्रेंट का लेंथ आ गया। ठीक है, और यही चाहिए था। तो यहाँ पे क्या कैंसिल आउट हो जाएगा? तो ये 2 कट गया। ठीक है, अब पुट कर देते हैं वैल्यू। तो पाई हो जाएगा 22/7। आर कितना गिवन है? तो 2, एक 2 नीचे भी है तो बाई 2 इंटू और 3 ऊपर। सही है ना? हाँ, अब ये 2 फिर कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनली आंसर कितना आ गया अपने पास? ये हो जाएगा 66/7 किलोमीटर। ठीक है, तो ये आ गया डिस्टेंस अपने पास 66/7 किलोमीटर। जो जेई में पूछा था वो डिस्प्लेसमेंट पूछा था, तो उस पर काम करते हैं अब। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा? तो डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं बताया था क्या करें, इनिशियल पोजीशन को फाइनल पोजीशन से मिला दो। तो इनिशियल पोजीशन कौन सी थी? P, फाइनल S।
तो मैं P को मिला दे रहा हूँ S से, ये हो गया P से लेके S तक। पर इसी की लेंथ चाहिए, इसकी लंबाई निकाल लूँ तो वही बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट। उसकी लेंथ कैसे आएगी, देखो ये वाला डायग्राम मैं अलग से बना रहा हूँ, इतना बस ये वाला पार्ट बना रहा हूँ यहाँ पे नीचे, तो ये हो गया ऐसे। एक सेकंड, इसको वापस बनाते हैं। नहीं हो रहा है, देखो। तो इसमें अब बताओ, जो ये वाला था ये तो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक। और ये एंगल कितना बन रहा होगा यहाँ पे, तो ये कितना बन रहा है 90 डिग्री, ठीक है। ये लेंथ कितनी है, ये वाली लेंथ, तो ये रेडियस है, और रेडियस की मैंने कितना 2, तो 2 किलोमीटर ये हो गया। ये भी रेडियस है तो ये भी 2 किलोमीटर हो गया, ठीक। अब मुझे चाहिए हाइपोटेनियस, ये 90 है, तो क्या करूँ मैं, तो बस फॉर्मूला लगा दो हाइपोटेनियस के लिए। तो हाइपोटेनियस ही मेरा क्या है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी रूट 4 + 4, ये हो गया रूट 8, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2√2 किलोमीटर, ठीक है। ये आ गया आंसर मेरे पास डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्वेश्चन था जेई का, तो देख रहे हो ना जेई के लेवल में ऐसा भी क्वेश्चन आता है। अब ये भी नहीं हो पाएगा तो फिर तो कुछ नहीं हो पाएगा। जेई 2024 का क्वेश्चन है ये, ठीक है, रिसेंट है। तो जेई कॉन्सेप्ट चेक करता है तुम्हारा, उसको ये फॉर्मूला से ज़्यादा मतलब नहीं होता है, चीज़ें समझ में आई रहेंगी तो हो जाएगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ मैं, ये करके होमवर्क है, करके कमेंट सेक्शन में बताना आंसर इसका। तो क्वेश्चन है, एक सेकेंड, हाँ। तो क्वेश्चन ये है, अ बॉडी मूव्स 3 मीटर नॉर्थ, 4 मीटर ईस्ट and 10 मीटर vertically upwards, ठीक है। तो फाइंड इट्स रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन। तो क्या पूछ रहा है, तो कह रहा है एक पार्टिकल है, वो पहले 3 मीटर नॉर्थ गया, फिर 4 मीटर ईस्ट गया, और उसके बाद 10 मीटर वर्टिकली अपवर्ड्स ऊपर चला गया। 3 मीटर नॉर्थ, 4 मीटर ईस्ट, उसके बाद 10 मीटर सीधा ऊपर, 10 मीटर वर्टिकली अपवर्ड। तो उसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट बताना है कि जहाँ से स्टार्ट किया था और जहाँ फाइनली जाकर रुका, उसके बीच में वो डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया या डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ उसका, वो बताना है, ठीक है। चलो, तो ये सोचना, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक ठाक क्वेश्चन है, ट्राई करना, ठीक है, और कमेंट सेक्शन में आंसर कर देना इसका। चलो, तो इतना रखते हैं बस। तो आज बेसिक ही किए हैं, ठीक है, और धीरे धीरे जैसे जैसे क्लास आगे जाएगी तो लेवल बढ़ते जाएगा अब, ठीक। अब इसके बाद स्पीड, वेलोसिटी, अब अगले क्लास ये सब डिस्कस करेंगे, स्पीड और वेलोसिटी में, ठीक है। चलो, तो बस इसको ख़त्म करते हैं इतने में।